काश 1000 रुपये दे देते तो और अच्छा मोबाइल आ जाता। यही हमारे दिमाग में आता है मोबाइल ख़रीदने के 1 महीने बाद। या फिर पछतावा रह जाता है कि काश थोड़ा और रुक जाते तो और अच्छा मोबाइल आ जाता, इसका कैमरा ज़्यादा अच्छा है, इसका बैटरी बेस्ट है। अब कोई भी मोबाइल ख़रीदें, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा ही। बस मोबाइल ख़रीदते वक्त आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पॉइंट बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज परिहार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक एंड हाइड द एक्सप्लोरिंग फैक्ट में। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना। टोटल मैं आज आपको 9 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो मोबाइल परचेज करते वक्त आपको ध्यान में रखने चाहिए। वो पॉइंट्स हैं बजट, कैमरा, प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्प्ले, बैटरी, मेमोरी, बिल्ड क्वालिटी एंड सर्विस सेंटर। सबसे पहले आपको बजट डिसाइड करना है और आपको उस पर स्ट्रांगली एग्री रहना है। आपको सिर्फ उस प्राइस रेंज का ही मोबाइल खरीदना है जो आपने डिसाइड किया है। थोड़ा और अच्छे के चक्कर में आपको प्राइस रेंज चेंज नहीं करना है, क्योंकि 1000 रुपये के डिफरेंस में आपको कई तरह के मोबाइल अवेलेबल हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या चाहिए। तो मान लीजिए आपको 10,000 रुपये का कोई मोबाइल ले रहे हैं, इसमें एक चीज़ का प्राइस फिक्स होती है और आप उसमें से कैमरे की क्वालिटी अच्छा लेते हैं, तो हो सकता है कि आपको बैटरी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े या फिर प्रोसेसर में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, क्योंकि ये सब चीज़ों की क्वालिटी के हिसाब से ही किसी मोबाइल की कॉस्ट तय होती है। कैमरे में जो पहली चीज़ आती है वो है जूम। ये 2 तरह के होते हैं, एक तो ऑप्टिकल जूम, दूसरा डिजिटल जूम, और एक और नया आ गया है हाइब्रिड जूम। ऑप्टिकल जूम का मतलब ये है कि लेंस के बीच के डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करके उनकी फोकल लेंथ में चेंज किया जाता है, और जो फोटो लिया जाता है वो कहलाता है ऑप्टिकल जूम वाला फोटो। सही मायनों में देखा जाए तो वो एक रियल जूम है जो कि DSLR में क्लियरली देखने को मिलता है। अब मोबाइल में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए मोबाइल में पेरिस्कोपिक मॉडल का यूज करके इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। ये हार्डवेयर बेस्ड होता है, इसलिए इसके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। अब हम बात करते हैं डिजिटल जूम की। डिजिटल जूम में जस्ट किसी पिक्चर को क्रॉप करके दिखाया जाता है। एक्चुअल में कैमरा पूरी फोटो लेता है, बस स्क्रीन पर हमको क्रॉप पिक्चर डिस्प्ले होती है। ये ओनली सॉफ्टवेयर बेस्ड है। इसके लिए डायरेक्टली 1x, 2x, 10x के बैच में होता है, और हाइब्रिड जूम में इन दोनों टेक्निक को मिक्स करके पिक्चर की क्वालिटी को एनहांस किया जाता है। अगर मेगापिक्सल की बात करते हैं तो कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, उसमें सेंसर भी उसी हिसाब से होना चाहिए। अब कैमरा तो है 108 मेगापिक्सल का, लेकिन सेंसर कौन सा है, यूज हो रहा है, साइज़ क्या है। यहाँ पर कंपनी क्या करती है, कैमरे का जो लेंस के पिक्सल है उनका साइज कम कर देती है, जिससे कैमरे से ली गई फ़ोटो एक छोटे से सेंसर में आ जाए, लेकिन उस पिक्सल की डिटेलिंग भी कम हो जाती है, क्योंकि उसकी डिटेलिंग कैप्चर करने का जो एरिया है वो कम हो जाता है। यहाँ पर मैं कैमरे के मेगापिक्सल की बात कर रहा हूँ, ना कि डिस्प्ले के पिक्सल की। दोनों ही अलग चीज़ें हैं। बात करता हूँ कैमरे के अपर्चर की। यहाँ पर जितना कम अपर्चर होता है उतना ही अच्छा लाइट आता है कैमरे पे, और फोटो भी अच्छे आते हैं। अब हम सोच रहे होंगे कि सभी कंपनी छोटा साइज का अपर्चर क्यों नहीं यूज करती। एक्चुअली होता ये है कि अपर्चर इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है जिससे आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उसे हैंडल कर पाए और एक अच्छा फ़ोटो आए। अगर कंपनी ने कम अपर्चर लिया मगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में वो कैपेसिटी नहीं है जो कि इसे हैंडल कर पाए, तो फ़ोटो में ज़्यादा लाइट हो जाएगा और आपका फ़ोटो बहुत ही ब्राइट नज़र आएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। जितना अच्छा प्रोसेसर होता है उतना ही मोबाइल का परफॉर्मेंस बढ़िया होता है। ज़्यादा मेगापिक्सल की फ़ोटो जल्दी सेव होती है, गेमिंग भी अच्छी रहती है। अभी तक का प्रोसेसर जो यूज़ किए जा रहे हैं उनमें सबसे बेस्ट है A14 बायोनिक, जो कि iPhone 12 के अबव के मोबाइल्स में आपको देखने को मिलता है। दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो वो है स्नैपड्रैगन 888, जो कि क्वालकॉम का प्रोसेसर है। उसके बाद आता है स्नैपड्रैगन 870, उसके बाद देखने को मिलता है एक्साइनोस 2100, जो कि सैमसंग का है। ये सब A+ ग्रेड के प्रोसेसर है। आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं इनकी रैंकिंग, और उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट है। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां पे आप इन प्रोसेसर की रैंकिंग की लिस्ट देख सकते हैं। प्रोसेसर का काम होता है किसी ऐप की प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग को हैंडल करना। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने कैमरा कौन सा ले रहे हैं, उसके हिसाब से उसमें प्रोसेसर क्या है, क्योंकि जितना ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा उतना ही प्रोसेसर पे लोड आएगा। और अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो आपको उस हिसाब से देखना है कि आपको कौन सा प्रोसेसर यूज करना है। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। मोबाइल में तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, जैसे iOS, एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, विंडोज, सिम्बियन। जो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है iOS एंड एंड्रॉयड। iOS जिसका एक अपना ही अलग क्लास है।
अगर हम बात करते हैं एंड्रॉयड की, तो इसमें डिफरेंट टाइप के कस्टमाइज एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस, MI का MIUI, वीवो का फन टच, ओप्पो का कलर ओएस, ये सब एंड्रॉयड कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको कि अलग अलग कंपनी ने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया हुआ है। और कुछ मोबाइल्स में स्टॉक एंड्रॉयड भी देखने को मिलता है जिसमें कि सबसे पहले एंड्रॉयड्स के अपडेट आते हैं। आज मार्केट में 70% मोबाइल पर एंड्रॉयड का कब्जा है, मगर मेरे हिसाब से हमें चेंज करके ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने चाहिए ताकि हमें हर तरह के फीचर्स का पता चल सके और हम ये भी पता पड़ेगा कि एक्चुअल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए बेस्ट है। बात करते हैं डिस्प्ले की। यहाँ पे दो तरह के डिस्प्ले होते हैं, LCD डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जहाँ पे कि जो मोबाइल का डिस्प्ले होता है उसके नीचे एक सिंगल लाइट लगी हुई होती है। एमोलेड डिस्प्ले, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, यहाँ पर डिस्प्ले के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे LED लगे होते हैं। अब जो LCD वाला डिस्प्ले होता है उसमें एक्चुअली आपको कभी भी ब्लैक कलर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ब्लैक कोई कलर नहीं होता। तो LCD के पीछे एक सिंगल जो लाइट होती है वो कभी भी पूरा ऑफ नहीं होती। अगर वो पूरा ऑफ होगा तो आपको ब्लैक कलर नज़र आएगा और फिर पूरा का पूरा डिस्प्ले ही ऑफ हो जाएगा। जबकि एमोलेड डिस्प्ले में जहां आपको ब्लैक दिखाना है वहां पर पर्टिकुलर LED ऑफ हो जाएगा और आपको ट्रू कलर नज़र आएंगे। ये पावर एफिशिएंट भी होते हैं और कम बैटरी भी कंज्यूम करते हैं। अब इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये सनलाइट में अच्छे कलर नहीं देता है। सैमसंग ने इसी डिसएडवांटेज को चेंज करते हुए एक नया डिस्प्ले लेकर आया, सुपर एमोलेड डिस्प्ले। एक्चुअली ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ जस्ट एमोलेड डिस्प्ले के डिसएडवांटेज को हटाकर जस्ट इसको एक नाम दे दिया, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आपको सनलाइट में भी बेहतर नज़र आता है। और अगर आपका स्क्रीन का रिफ्रेश रेट जितना अच्छा होता है, स्क्रीन उतना ही स्मूथ रेजोल्यूशन नज़र आता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। बात करते हैं बैटरी की। हम मोबाइल में ये देखते हैं कि बैटरी कितने mAh का है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है या नहीं, मगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि ये बॉक्स में अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो इसको अलग से लेने जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका 2000 या 1500 का खर्चा आएगा। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि फास्ट चार्जिंग केबल है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है या नहीं। कुछ कंपनी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में फास्ट चार्जिंग और केबल नहीं देते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज में सबसे पहले आते हैं हम रैम पर। रैम का काम होता है एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करके रखना, जिससे जब कभी भी आप एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो डेटा को जल्दी जल्दी प्रेजेंट किया जा सके। मेरे हिसाब से 6 GB की रैम सफिशिएंट होती है, और अगर आप गेमिंग करते हैं तो 8 GB की रैम बहुत है। प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा एंड्रॉयड के कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पर रोज़ नए नए ऐप लॉन्च होते हैं, उनमें नए फीचर आते हैं, आपकी ऐप का साइज बढ़ जाता है और आपके ऐप को रीडिज़ाइन नहीं किया जाता, उसके ऊपर ही ओवरराइड कर दिया जाता है। जबकि आईफोन में ऐसा नहीं है, उनका एक खुद का एक क्लोज्ड इकोसिस्टम है, इसीलिए आईफोन में 2 GB की रैम भी सफिशिएंट रहती है। अगर बात की जाए तो रोम की, तो 64 GB या मैक्सिमम 128 GB की बहुत है, अगर आप वीडियो डाउनलोड या सेव नहीं करते हैं तो। बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूं तो आजकल हम लोग मिरर फिनिश या स्टाइल बैक साइड वाले फ़ोन लेते हैं और साथ ही एक प्लास्टिक का कवर लेते हैं, और हमेशा जब तक मोबाइल को बेचते नहीं है या एक्सचेंज नहीं करते हैं तब तक उसमें यूज़ करते हैं। इट मीन्स हमने स्टाइल पे फालतू में पैसा खर्चा किया, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सिंपली पॉलीकार्बोनेट बैक साइड वाले कवर यूज़ करने चाहिए, जिससे कि थोड़े सस्ते पड़ते हैं, मोबाइल का रेट भी इससे कम होता है। अब आते हैं सर्विस सेंटर पे। सभी लोग ये बोलते हैं कि सर्विस सेंटर इजीली अवेलेबल है, हमें वो फ़ोन लेना चाहिए। मेरा ओपिनियन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअली 100 में से 1-1/2% मोबाइल ख़राब निकलते हैं, और इस 1-1/2% के चक्कर में ये सोचकर अच्छे मोबाइल को छोड़ देना कि इसका सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है। और चलो मान भी लेते हैं उस 1-1/2% में आप आ गए, तो कितने लोग सर्विस सेंटर जाते हैं वारंटी ख़त्म होने के बाद? मोस्टली सब लोग डुप्लीकेट्स पार्ट्स से काम चला लेते हैं। आप ये मान के चलिए कि मोबाइल अगर अच्छा है तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। अब मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। एक्चुअली नए मोबाइल में प्रॉब्लम आती है जब उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अच्छे से सिंक्रोनाइज नहीं हो पाते हैं। ये पर्टिकुलर बग्स किसी मॉडल में प्रॉब्लम रह जाती है, जो अपडेट्स के बाद हो सकता है सॉल्व भी हो जाती है। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है वो मोस्टली सब यूज़र के सामने आता है, और लोग अपना अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी रिपोर्ट करते हैं।
तो बस आपको इसका फ़ायदा उठाना है और अपना मोबाइल खरीदने से पहले गूगल में जाके मॉडल का नेम के साथ प्रॉब्लम वर्ड जोड़ देना है। और अगर सेम प्रॉब्लम रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो मोबाइल पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट मॉडल है, और अगर सेम केस रिपीट होते हैं तो वो मोबाइल फिर आपको नहीं खरीदना चाहिए। और अगर सेम केस नहीं रिपीट हो रहे हैं तो आप वो मोबाइल ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको मोबाइल को खरीदने के लिए जो पॉइंट्स बताए वो बिल्कुल ब्रीफ में बताया। अगर इनमें से आप किसी पॉइंट पर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।